गॉट इट लगाना है। दोस्तों, अनुस्वार मंच से डॉक्टर संजीव कुमार का आप सबको अभिनंदन, नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार कांता शुक्ला जी। कांति सॉरी कांति शुक्ला जी। और हम उनके अनुभव का आज लाभ उठाएंगे और उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे। नमस्कार दीदी। सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर गया। आज का विषय होगा दीदी आपकी साहित्यिक यात्रा, और लाजमी तौर पर पहला सवाल बनता है कि आपकी लेखन प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया कब और कैसे प्रारंभ हुई और किसकी प्रेरणा मिली आपको? दरअसल ऐसा था कि मेरे यहाँ बचपन में भाई थोड़ा पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास से एमए किया था और वो घर में बहुत सी पत्रिकाएं मंगवाया करते थे, जैसे धर्म है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, नवनीत डाइजेस्ट है जी। तो इस तरह की पत्रिकाएं और पेपर आया करता था। तो और चंदा मामा विशेष तौर से मंगाते थे हमारे। चंदा मामा तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, और उसमें जो धारावाहिक आते थे ना, तो अगले महीने की पढ़ने की उत्सुकता जागृत हो जाती थी जी जी। तो वो विशेष तौर से पढ़ती थी। और ये लगभग उस समय की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी जी। तो बस ऐसे पढ़ते और घर में जो थोड़ा धार्मिक माहौल था, मेरी माँ और दादी भजन गुनगुनाया करती थी, या कहीं मोहल्ले में आस पड़ोस में ऐसे आयोजन हो जाया करते थे तो मैं भी साथ में गाती थी। तो उनके साथ में गाते गाते मैं भी थोड़ी तो बदली करने लगी। और सबसे पहले मेरी दैनिक जागरण तब 2 पृष्ठ का आता था और झांसी से प्रकाशित होता था दैनिक जागरण अखबार। तो उसमें एक बाल कोना भी रहता था बच्चों के लिए जी इतवार। तो उसमें मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई। अरे वाह। और वो रचना इस प्रकार की थी जैसे कि शिक्षा, विद्यादान महाकल्याण और विद्या से ही मिलता ज्ञान, इस टाइप की पुस्तकबंदी थी और वो प्रकाशित हुई। फिर उसमें निरंतर आती रही मेरी, लगभग 1-2 हफ्ते के अंतराल से रचनाएं आती रही। तो ऐसे धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई, लेकिन पढ़ने में फिर थोड़ा था। और जब बड़ी क्लास में आई तब और अच्छी, जैसे कविता तो ऐसी चीज है कि हमेशा इसकी उपादेयता रही है। कविता का महत्व झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कविता सदैव से ही अपनी प्रेरणा को संभल रही है। और हर अवसर पे गीत गाए जाते हैं, लोकगीत, तो वो भी एक प्रकार की कविता ही है। तो अपनी भावनाओं को, चाहे वो सुख दुखी हो, हर्ष विषाद, मतलब, और इसके अतिरिक्त कोई भी प्रेम, वियोग, संयोग, सभी भावों के अनुरूप अपनी जो स्व अनुभूति है उसको हम अभिव्यक्ति शब्द देकर अभिव्यक्ति करें तो वो कविता या कोई भी रचना बन जाती है। तो इस तरह थोड़ा लिखते रहे। फिर मेरी एक काव्य प्रतियोगिता हुई तो उसमें मेरी रचना प्रथम आई। तो फिर मुझे आकाशवाणी लखनऊ वालों ने बुलाया, तो मैं एक वाणी में वहां पे अपनी एक पढ़ के आई थी। और उस समय मैं 12th में पढ़ रही थी, 12वीं में। तो इस तरह कुछ साहित्यिकता की ओर अभिरुचि हुई और बस सफर जारी हो गया। फिर बराबर लिखती रही कुछ ना कुछ। दीदी भी आपको याद है वो कविता जो प्रतियोगिता में नंबर 1 आई थी, या है आपके पास लिखी हुई? नहीं है, क्योंकि मेरा जो पुराना संकलन था, जितना भी झांसी में मेरी ससुराल थी, वहां पे एक अलमारी में मैंने अपने पेपर की कटिंग और कविताओं की डायरी और फाइल पूरी बना के रखी थी। और इनके साथ आई, अपने पति के साथ मध्य प्रदेश में सर्विस थी की, तो जगह जगह ट्रांसफर भी होते थे। इनके साथ आई तो वो अलमारी ऐसी बंद करके और सारा साहित्य उसमें था मेरा।
अरे रख के मतलब स्कूल की मैगजीन में भी हर वर्ष निकलती है ना मैगजीन विद्यालय की, हाँ हाँ उनमें जी। कहानी भी कविता भी वो सब हम पूरा कलेक्शन करके रखे थे। अब वहां से जब रख के गए सुरक्षित, अब लौट के आए तो वापस तो मालूम पड़ा कि वहां से पूरी फाइलें गायब, मेरी कुछ डायरियां थी जिनमें लिखते अरे रहते थे। राम। तो ओ वो सब पूछा कि कहाँ गई, अरे रद्दी थी, पुरानी पुराने पेपर पुरानी वो थी, तो उससे तो हमने अंगीठी से लगा ली। हाय राम। वहां हमारी सास ने देवरानी वगैरह ने इस तरह बोला, तो मुझे इतना दुख हुआ कि यदि कभी सोना भी अगर खो जाता तो इतना दुख ना होता ना जितना होता। मैं अब फिर मैं समझ इतना, सकता हूँ, मेरे इतना साथ ऐसी घटना हुई थी। मैंने तो लिखना ही बंद कर दिया। अरे राम। इसके बाद फिर धीरे धीरे अपन विमुख नहीं हो सकते हैं ना, यदि थोड़ी अभिव्यक्ति का पास है गुण तो वो विमुख नहीं हो सकते साहित्य से। फिर लिखना शुरू किया तो वो रचना याद नहीं है, पर वो देशभक्ति से संबंधित थी, इतना है। अच्छा, तो आपने इसके अलावा, कविता के अलावा कौन कौन सी विधा में दीदी काम किया? कहानी, नाटक, गजल और संस्मरण भी लिखे हैं कुछ। इसके अलावा मैंने प्रख्यात लेखकों पर समीक्षा की है, उनकी पुस्तकों पर अधिकांश अभी भी मेरे पास समीक्षा के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती रहती हैं और मैं उनकी गहन समीक्षा करती हूँ। बहुत सी लेखकों कवियों की जो नई पुस्तकें आ रही हैं उनकी भूमिका भी लिखती हूँ। इस तरह के कई विधाओं में मेरा रहा। लेकिन सबसे अच्छी, सबसे सर्वप्रिय विधा आपको क्या लगी कविता? मुझे जो अच्छी विधा लगती वो मेरी मूल विधा कविता है, तो उसमें नहीं, अच्छा लगता मुझे सुन के, क्योंकि मैं कविता ही लिखता हूँ और लिख नहीं पाता। हाँ, कहानी लिखी है, पर कहानी लिखने के पीछे ऐसा रहा, मूल विधा तो कविता थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ कहानियों का सृजन किया, तो कुछ इसके लिए कुछ हृदय स्पर्शी मार्मिक घटनाएं अपने आसपास के परिवेश में जी देखी, जी। अन्याय देखा और पक्षपात देखा, जैसे बेटी बेटे के प्रति पक्षपात है, और धोखा देखा लोगों का। तो इन सब की कुछ स्मृतियां जो मन में बहुत दिनों से संचित थी, जी तो उन स्मृतियों ने कहानियां लिखने को बाध्य किया। जी और कुछ अपने यहाँ किस्सा गोई की परंपरा है, ये जी सहज परंपरा है। वैसे भी माँ लोग रात में कोई ना कोई कहानी सुनाती, लोक कथाएं। तो इस तरह कहानी भी लिखना मुझे सरल और सहज लगा, पर बस इतना ध्यान रखा कि संप्रेषणीय हो जो लिखा हो। ठीक बात है, अगर पढ़ने वाले की समझ में ना आए तो फिर लिखना किस काम का? हाँ, तो मेरे कुछ एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, प्रकाशन बहुत अधिक नहीं हुआ, आकाशवाणी दूरदर्शन से कविताओं का प्रसारण देखिए हुआ है। देखिए, मैंने भारत की लोक कथाएं पर। अच्छा, जातक कथाएं हैं ये। तो जातक कथाएं तो बहुत प्रेरक रही हैं, बेताल पच्चीसी ये भी, ये सब बचपन में पढ़ी हैं। हाँ, हितोपदेश ये भी, अरे वाह, बाल साहित्य तो बहुत लिख डाला। ये कौन सी है? सिंहासन। सिंहासन बत्तीसी, ये पहले अपन पढ़ते रहे हैं ना, चार दरवेश। और मैं कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। हमको भी ये कहानियां बहुत अच्छी लगती। चंदा मामा में धारावाहिक आती थी ये कहानियां, बेताल पचीसी वगैरह। हेलो। तो कविता और कहानी में जब चुनाव किया आपने कविता का, तो उसके पीछे क्या मन में भावना थी? भाव तो प्रमुख है कविता में, तब जैसे आचार है, विचार है, संवेदना है, उसके में
या शिल्प हो, इनमें सबसे पहले अपने को भाव ही प्रभावित करते हैं, यानी भाव तत्व प्रमुख है। और भाव ही ऐसा है जो हमारी चेतना को बहुत तीव्रता से आंदोलित करता है। जी। तो वही कुछ भावुक हृदय रहा, कुछ संवेदनशीलता रही इस कारण आसपास के माहौल से, क्योंकि मानव जीवन में बहुमुखी यथार्थ अनेक स्तर पर हमें कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। ऐसे हमें कटु यथार्थ देखने को मिलते हैं जो हमें बहुत प्रभावित कर जाते हैं या हमारी मर्म पर गहरी चोट कर जाते हैं। जी। तो ये जो यथार्थ का अनुभव होता है उसका एक अपना भावबोध होता है और एक आकर्षण भी होता है। जी जी। क्योंकि उस भावबोध में एक विचार दृष्टि रहती है। अब जब विचार दृष्टि होगी तो हमारी संवेदना को भी वो व्यापक दृष्टि से प्रभावित करता है। कैसे समाज की विडंबनाएं हैं, किसी का एकाकीपन है, विसंगतियां हैं, संघर्ष है और प्रकृति है, प्रेम है, स्वप्न जो पूरे नहीं हुए, साकार नहीं हुए, सुख है, दुख है, आशा है, आकांक्षा है। तो जीवन में ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं, मतलब मनोभाव रहते हैं, स्थितियां के साथ साथ मनोभाव। तो ऐसे मनोभाव रहते हैं जिन पर कुछ भी लिखा जा सकता। आप किसी भी विधा में लिखें जी, अपने शब्दों को यदि अभिव्यक्त करें तो वो कोई रचना तो बनेगी, चाहे आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आपके आसपास हैं कहीं, एक दो चार? मेरे पास में है। देखिए, बाल साहित्य तो मैंने भी लिखा है जी। बाल साहित्य पर मेरी 3 किताबें प्रस्तुत है। तो ये आई थी मुनमुन चिड़िया करके, जी। इसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कविताएं हैं जी। और 2018 में ये सफल मासूम नैनों की। वाह। तो इसमें भी बच्चों के लिए ही कविताएं हैं। जी जी। कोई एक कविता जो आपको अच्छी लगती हो पढ़ के सुनाएंगे आप? अच्छा, बच्चों वाली? बच्चों वाली, जी। सुना सकती हूँ। मतलब ये भी बहुत मतलब प्रकृति के ऊपर लिखी गई है और देशभक्ति है। और अब बच्चों की कविताएं तो बहुत अधिक क्लिष्ट शब्दों में नहीं लिखी जा सकती ना। नहीं 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 नहीं, वो तो साधारण भाषा में लिखनी होती है ताकि वो कम से कम पढ़ भी सकें और समझ भी सकें। रंग शीर्षक है। आज कहा भैया से मैंने चुनर मुझे मंगवा दो, रंग रंगीली चटक हटीली चुनरिया पहना दो। भगत सिंह सी केसरिया हो, मीरा सी जोगनिया और फूल छपे हो पंच के नेहरू सी मोहनिया। रानी दुर्गा लक्ष्मीबाई सी चुनरी बनवा दो और आज कहा भैया से मैंने चुनर मुझे मंगवा दो। बापू का चरखा भी हो, बापू का चरखा भी हो, लाल बहादुर लाल जड़ा हो, टीपू की तलवार अनोखी झंडा ले आजाद खड़ा हो। वीर सुभाष पटेल शिवाजी का छापा छपवा दो। आज कहा भैया से मैंने चुनर मुझे मंगवा दो। अंतिम बंद है इसका। बिस्मिल गजरें जफर रवाई, भारत कोकिल की कविता, वीर शहीदों के अफसाने, भारत माता की क्षमता। चक्र सुदर्शन गीता दर्शन, रामायण रंगवा दो। आज कहा भैया से मैंने। आपने कितना विस्तृत कैनवास बना दिया, वाह, बहुत सुंदर। इसके अलावा हमने ऋतुओं पे लिखा है, जैसे अपनी 6 ऋतुएं होती हैं। तो उन 6 ऋतुओं पे हमने अपनी कलम चलाई है कि बच्चों को अपनी ऋतुओं का ज्ञान। तो उसके लिए ये मतलब एक तरह से एक अभिनव प्रयोग रहा। जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि बच्चे इससे पूरी प्रकृति अपनी 6 जो ऋतुएं हैं उनसे परिचित होंगे और उन ऋतु से कौन कौन से वो आते हैं, त्योहार आते हैं, उनका भी वर्णन है। तो उसके लिए हम अब आप बताइए किस ऋतु का सुनना पसंद करेंगे? कोई भी सुनाइए दीदी,
अभी तो जाड़ा चल रहा है, सर्दी का ऋतु ले लीजिए। उसका भी सुना सकते हैं। तो ये हाँ, अब देखिए इसमें पहले ग्रीष्म का है, फिर हेमंत है, और शरद। तो हेमंत तो शरद इस समय मौसम के अनुकूल है, पूरे मतलब फिर पावस है। तो ये 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो हेमंत ऋतु का पहले सुना रहे हैं। जी। सर्दी में रोम खड़े ठिठुरे सब छोटे बड़े, घाटी सुनहरी पर सूर्य किरण रत्न जड़े। मौसम है बर्फीला, अकड़ा है टीला, खूब गर्म स्वेटर भी लगता है गीला। चादर रजाई लगे, रजाई चादर संभाल चादर रजाई लगे, प्यारी गरमाई लगे, बिस्तर में घुसे घुसे भजिया मन भाई लगे। जल गए अलाव गली गली गांव, मुरझाया सूरज धूप का अभाव। वाह वाह। इसमें फिर शरद आएगी, तो शरद के लिए लिखा है, रजनीगंधा महकी खिला हर श्रृंगार, शरदीली पूनम का नूतन श्रृंगार। ओस से भीगे सुमन दूब को चरते हिरन, धान कांस फूल गए शीत से ठिठुरे पवन। खीर और बतासे हैं, फुलझड़ी पटाखे हैं, जगमग कंदीलों से दिवाली झांके है। कुमकुम है चंदन है, दिवाली के बाद फिर करवा चौथ आती है। कुमकुम है चंदन है, पान फूल बंधन है, माँ ने श्रृंगार किया करवा का पूजन है। वाह वाह। इस ऋतु में अपना त्योहार, अथवा जैसे गर्मियों में अधिकतर, ग्रीष्म में शादियों की बहार आ जाती है, तो इस तरह पूरे ऋतुओं का तो एक ये मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें आपका ये अच्छा लगा कि आपने ऋतु की बात करी और त्योहारों को भी समेट लिया, तो उससे बच्चों को पूरा ज्ञान हो जाता है कि किस ऋतु में कौन से त्योहार बनते हैं। बहुत सुंदर। ये देखिए हिंदी गजल की एक गजल सुनाइए ना दीदी। ये हिंदी गजल की है। हाँ वही तो, एक गजल सुनाइए जो आपको अच्छी लगती हो। हाँ, मतलब गजल का प्रारूप तो गजल का ही होता है। हाँ। हिंदी छंद जो है उनके आधार पर अपनी गजलों की बह रही है। हाँ। तो उसी में ये पूरा मतलब ये बहुत मोटी किताब है। हाँ, हिंदी गजल। और इसमें आप देखेंगे कि पूरा मतलब छंद पे है। जी जी। तो सर्दियों की सुनाए के कोई भी जो आपको अच्छी लगती है दीदी, जो आपको अच्छी लगती हो, कोई भी सुना सकते हैं। बरखा की भी सुना सकते हैं। अच्छा, अपने लिखने पर सुना दे अच्छे। जी जी जी। अब क्योंकि ये हिंदी गजलें हैं, इस मतलब वही प्रारूप वही है। हाँ, मतलब और फिर इसके बाद जो शेर चलेंगे तो ये हिंदी में है। कोमल मन में मधु भावों की गुंजित मृदु झंकार लिखें। कोमल मन में मृदु भावों की गुंजित मृदु झंकार लिखें। दूर बिछड़ कर गए स्वप्न जो उनकी करुण पुकार लिखें। वाह वाह। बिछड़ कर गए स्वप्न जो उनकी करुण पुकार लिखें। पुष्पों कलियों की मादकता जग को आकर्षित करती। पुष्पों कलियों की मादकता जग को आकर्षित करती। पर उजड़े उद्यान विवस्तो अंतर का पतझार लिखें। पर उजड़े उद्यान विवस्तो अंतर का पतझार लिखें। अगला है, पलकों के आसन पर जिनको किया विराजित जीवन भर। पलकों के आसन पर जिनको किया विराजित जीवन भर, उनका जागृत त्याग लिखें या उर्मिल मन का प्यार लिखें। उनका जागृत त्याग लिखें या उर्मिल मन का प्यार लिखें। अब देखिए ये अगला युग, जैसे अपन उर्दू में शेर बोलते हैं, हिंदी की युग में बोलेंगे। अंगारों के शब्द दाह की लिपि पर छंद रखे जाते। अंगारों के शब्द दाह की लिपि पर छंद रचे जाते और पग पग पर प्रेरित कर जाता। ये निर्मम संसार लगे।
ये निर्मम संसार ही ये जो लिखने को बाध्य करता है, कभी ठेस पहुंचाता है, कभी धोखा छल कपट करता है, अगर तब निकलता है दिल से कि पग पग पर प्रेरित कर जाता है। ये निर्मम संसार अगर निर्मम न होता तो करुणा नहीं उपजती, करुणा नहीं उपजती तो भाव नहीं उपजते, वो भाव कविता नहीं आती। पंख पसारे मन का पंछी दूर गगन में उड़ता है, पंख पसारे मन का पंछी दूर गगन में उड़ता है, क्रूर धरातल से टकराए उसकी बेबस हार नहीं। हाँ, क्या बात। मन का पंछी तो उन्मुक्त होता है, परंतु जब क्रूर धरातल, यथार्थ का धरातल आता है, तब उसकी बेबस हार लिखी जाती है। क्रूर धरातल से टकराए उसकी बेबस हार लिखी। जीवन कठिन परीक्षा, जीवन कठिन परीक्षा जिसमें आदि व्याधि सुख दुख आते, जीवन कठिन परीक्षा जिसमें आदि व्याधि सुख दुख आते, कष्टों के इस दुर्गम पथ पर कैसा भय संचार लिखे। कष्ट मिल रहा है तो क्यों उससे डरे। कष्टों के इस दुर्गम पथ पर कैसा भय संचार लिखे, करें साहसिकता मत कुंठित, करें साहसिकता मत कुंठित, निज भावों अनुभवों की, करें साहसिकता मत कुंठित, निज भावों अनुभवों की, शुष्क हृदय को सिंचित कर दे अब ऐसी रसधार लिखे। शुष्क हृदय को सिंचित कर दे अब ऐसी रसधार लिखे। और हमें जब सृजन के पथ पर निकल चुके हैं तो देखिए कैसे आचरण करना चाहिए। सृजन साधना में सुंदरतम भावों का आलोक दिए, भाव यहाँ भी प्रमुख है। सृजन साधना में सुंदरतम भावों का आलोक लिए और जग की सकल वेदना लेकर कविता के अधिकार लिखे। जग की सकल वेदना लेकर कविता के अधिकार लिखें। और सपनों के अवगुंठन उठना है दुष्कर सा कार्य यहाँ, सपनों के अवगुंठन उठना है दुष्कर सा कार्य यहाँ, पर यथार्थ की ठोस धरा पर जीने का आधार लिखें। बहुत सुंदर यथार्थ की ठोस धरा पर जीने का आधार लिखें। और कोमल मन में मधुभावों की गुंजित मृदु झंकार लिखें, दूर बिछड़ कर गए स्वप्न जो उनकी करुण पुकार लिखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी भाषा में महादेवी जी का थोड़ा सा पुट तो मेरी रही। एक तो जयशंकर प्रसाद जी, जब उनकी रामायणी और आंसू पढ़ा तो उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी और महादेवी बनवा दी। ये देखिए ये मेरी कहानी की किताब है। अच्छा, कहानी संग्रह है अनुरक्त विरक्त। इसमें कहानियां हैं। तो ये सब मतलब अब कहानी के लिए भी देखिए इसमें 19 कहानियां हैं इसमें। तो हमको कितनी कहानियां आप भेजने वाले हैं? भेजने वाले हैं ना, ये उद्भावना प्रकाशन से हुई है। असल में क्या है ना कि अपने आसपास ही ऐसे चरित्र या पात्र होते हैं जिनकी भाव संवेदना आचार विचार हमें प्रभावित करते हैं। और हमारे परिवेश में मानव जीवन के विभिन्न पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, हमेशा ऐसा रहता है। अगला प्रश्न हमारा इसी बात से संबंधित है कि जब आप कहानी लिखती हैं तो उसकी विषय वस्तु कैसे चयन करती हैं? वही मतलब हमें अपने परिवेश में मनुष्यों के विभिन्न आयाम मतलब विभिन्न पक्ष देखने को मिलते हैं स्वभाव के। जी, कोई कठोर है, कोई मृदु है, तो जितने विभिन्न पक्ष हो सकते हैं मानव जीवन के सब देखने को मिलते हैं। और मानवीय संवेदना भी मिलती है। और जो मानव मूल्य विघटित हो रहे हैं, अवमूल्यन हो रहा है मूल्यों का, जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पे उपेक्षा है तो कहीं आतंक है तो कहीं अत्याचार है। इस प्रकार के तमाम चरित्र अपने आसपास ही दिख जाते हैं। तो उनमें से अपन कुछ तो पात्र वास्तविक होते हैं, पर कल्पना का आधार तो अवश्य लेना ही पड़ता है, क्योंकि कल्पना ही सृजनदायी शक्ति है। जो कि हमें हम किसी भी वस्तु की सूक्ष्म कल्पना करते हैं
उस पर अपने भावों को आरोपित करते हैं। इसके पश्चात उस पर कुछ अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का आधार देके उस पर हम कुछ शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति देते हैं। तो कल्पना तो हर सृजन में आवश्यक है। आवश्यक। तो मान लीजिए हमने कमरे के अंदर हम कोई चीज रख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं किसी बाग की या जंगल की, तो कल्पना करना ही पड़ेगा ना कि वहां पे ऐसे दृश्य थी, तो फिर शब्दों में उतारेंगे। दोनों का मिश्रण कुछ कल्पना की जाती है। अच्छा, आपने जो कहानियां लिखी उनमें पात्र जो होते हैं, कोई ऐसा पात्र है जो आपको ज्यादा प्रभावित कर गया हो, उससे आप? ये इसमें एक मेरी कहानी है, तो उसमें, और जब ये वाकई में ये सब हमारी स्मृतियों पर आधारित है जो हमने देखा है। जी जी। यथार्थ जिसने भोगा है वो हमारे आसपास रहे, उन्हीं की प्रेरणा लेके उन्हीं को याद करके। स्मृतियां तो पुरानी थी पर फिर बाद में उनको सोचा कि हाँ ऐसा हुआ था, तब लिखा। एक संकल्प और विकल्प करके एक कहानी है। तो इसकी पात्र है सोना, जो मतलब गरीब माँ बाप की बेटी थी और ससुराल में भी बहुत अधिक संपन्नता तो नहीं, पर ठीक खाते पीते घर में शादी हो गई। और तो उसकी मतलब जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही कि माँ सौतेली माँ थी, तो शादी के बाद किसी ने पूछा नहीं तो वो क्या संघर्ष करती है ससुराल में, और फिर इसके बाद वो जीवन भर संघर्ष करती है, सबका सहती है, सबका काम करती है, और उसका पति भी उससे विमुख होकर वो खेत पे सोने चला जाता है, इस तरह का है। फिर अंत में वो विद्रोह कर बैठती है, यानी अत्याचार जब एक पराकाष्ठा आती है तो फिर उसके बाद विद्रोह करती है। मतलब हम इसका अंतिम पैरा सुना रहे हैं। जी जी। कि भावनाजन्य अभाव, भावनाजन्य अभाव से उत्पन्न छटपटाहट की पीड़ा क्या होती है, ये खाए अघाए लोग क्या जाने। इन्हें तो नैतिकता का राग अलापना है तो अलापेंगी। दुत्कार, फटकार, ताड़ना, भर्सना, ताने उड़ाने पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। भरी भराई गाड़ी में सुपर टुकनिया का क्या बोझ, भविष्य में आने वाली सारी विपदाओं और आशंकाओं को झटक सोना उठी और रण कदमों से चलती हुई जेठ के कमरे के द्वार पर खड़ी हो गई। तो ये विद्रोह, अंत में विद्रोह करना। और भी कई कहानियां हैं जो कि जैसे बेटियों के साथ भेदभाव हुआ, बेटी का जन्म हुआ तो माँ को प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर उन्हीं बेटियों ने माँ बाप का बहुत नाम रोशन किया, और जो जिन दादी दादा ने प्रताड़ित किया था वो भी अंत में मजबूर होते हैं। मतलब कोई भी अपन पृष्ठभूमि तो स्थान और समय का वो चरित्र स्वभाव में आ जाता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हाँ की क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या राजनीति थी, तो वो सब चित्रण अपनी कहानियों में स्वतः आ जाता है। क्योंकि जिस परिवेश के जिस या सामयिक परिवेश की अपन बात कर रहे हैं तो वही यथार्थ आ जाएगा। जो वातावरण है या जो घटनाएं घटती है तो उनका आ रहा है। सामाजिक परिवेश से आप कहानियां जब प्रभावित होती हैं तो उनमें गतिशीलता कैसी, समय के परिवर्तन के साथ साथ आपकी कहानियों की जो स्टाइल है, शैली है, उसमें परिवर्तन आता है या? नहीं तो भाई शैली तो परिवेश और समाज के अनुरूप ही रहेगी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उससे कभी विमुख नहीं हो सकते। क्योंकि इसीलिए तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो जिस समाज में रह रहे हैं, जो हमारा आसपास का वातावरण है या कि जो मतलब देश काल है, कहना चाहिए देश काल है, परिस्थितियां हैं, उन्हीं के अनुकूल ही अपने को भाषा रखनी पड़ती है। कम से कम वो सहज हो, भाषा संप्रेषणीय हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे करते हैं। मतलब एक मान लीजिए वर्तमान समय की बात कर रहे हैं आप, सामयिक परिवेश की बात कर रहे हैं, तो उसमें
समय के परिप्रेक्ष्य की तुलना में पात्र, घटनाक्रम और केंद्रीय विचार, इसके संदर्भ में कहानियों का आकलन होना चाहिए। तो उसी हिसाब को लेके कि हम जिस तरह का लिख रहे हैं वैसा हमारी भाषा, हमारी कहानी का केंद्रीय भाव देश काल, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल है अथवा एक ये विचार कर लेना पड़ता है। तो और थोड़ा शिल्प सौष्ठव हो, गति हो, सबसे पहले गति हो, और संवाद जो हो उस संवादहीनता ना हो, संवाद हो, संवाद हो, प्रवाह हो कहानी में। और इसके अतिरिक्त ऐसा ना लगे कि बीच में गति हो, टूटे ना, ऐसा। तो प्रभाव बना रहे हैं। तो कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आई कि जब आप किसी प्लॉट पे कहानी लिखना चाहते हो, वो आपके मन में हो लेकिन उसमें दुविधा हो कि लिखें कि ना लिखें? हाँ, ऐसी असमंजस की स्थिति आई है। कई बार हमने सोचा कि हम जिसके बारे में लिख रहे हैं और वो अभी जीवित है, जो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी जो बचपन में जो उनके साथ देखा था या प्रतिकार देखा था उनका, या उनका विद्रोह देखा था कि किस तरह जब उनका अधिक सीमा से अधिक हो गया था ऊपर अत्याचार, तो उन्होंने किस तरह प्रतिकार लिया, या कि तो अन्याय को झेलने की उनकी शक्ति नष्ट हो गई तो फिर वो विवश हो गए। तो ऐसी कई मन स्थितियां रहती हैं। पर जो जीवित पात्र हैं उन हम लिखना चाहते हैं तो लेकिन असमंजस सा लगता है। फिर भी एक मैंने कहानी लिख डाली। अच्छा। वो मेरी एक सहेली की जीवन गाथा है, तो उनकी व्यथा कथा है, तो वो मैंने लिख डाली कोशिश करके। उसका नाम हम आपको बताएं, और ये कहानी संग्रह आपको भेज देंगे हम, जिससे आप तो ऐसे कई मतलब ना माया ना राम, तो इस तरह लिखी है, पर लिख डाली हिम्मत करके। तो असमंजस तो होता है कभी कभी, क्योंकि अगर कहानी आप वास्तविकता के बहुत नजदीक ले जाएंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसमें ड्रामेटिज्म करना पड़ता है। तो कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। वही तो, इसीलिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। आप एकदम ठोस यथार्थ नहीं लिख सकते जी, एकदम वास्तविकता नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही। थोड़ा कल्पना का हमें कल्पना को कहते हैं सत्य को संभाषित करने के बजाय अर्ध सत्य पे काम चलाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और अगले सुभाषितानि में लिखा भी है, सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो वो कक्षा 6 में पढ़ा दिया जाता है कि सच बोलना जो है ना वो पूरा नहीं होना चाहिए, सब सच नहीं होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार और प्रियता के अनुसार सच होना चाहिए। समय हो गया है। आजकल इतना लिखावट चल रही है, धनाधन साहित्य लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया साहित्य से भरा पड़ा है, लेकिन पाठक क्यों नहीं मिल रहे हैं इतना लिखने के, इतना उपलब्ध होने के बाद में वो जुड़ाव क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्या लगता है आपको कारण? नहीं, एक तो कारण ये है कि लोग बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं और कुछ भी लिखते हैं। अच्छा लिखने के लिए, उत्कृष्ट लिखने के लिए या अपना श्रेष्ठ देने के लिए हमें अच्छा पढ़ना चाहिए। सबसे पहली जरूरत है कि श्रेष्ठ साहित्य पढ़े, उससे हमें शिल्प सौष्ठव का पता पड़ता है और किस तरह लिखना चाहिए, शैली का पता लगता है। तो आजकल क्या होता है, पढ़ना नहीं चाहते लोग, लिखते हैं और कुछ भी लिखते हैं। उनकी मतलब भाषा या उनका अधिकार नहीं है, या उनके पास शब्द विन्यास नहीं है। तो इस तरह की कुछ कमियां रहती हैं जो कि, या फिर वो उस मतलब भाव बोध को नहीं लेना चाहते जो कि पाठक या श्रोता के मन को आंदोलित करे, मन को झकझोर दे, या उसे अपने उसकी भावनाएं अपने जैसी लगने लगे। तो इस भाव बोध के लिए थोड़ा अध्ययन जरूरी है। जितना अच्छा
पढ़ेंगे उतना ही अच्छे आपके विचारों की अभिव्यक्ति भी होगी, लाक्षणिकता आएगी, अच्छी अभिव्यंजना कर सकेंगे। तो और फिर दूसरे, आजकल क्या हो रहा है कि लोग थोड़ा सा लिखते हैं और एकदम आत्ममुग्ध हो जाते हैं, मेरे जैसा अच्छा कोई। ये सब सही शब्द प्रयोग किया आपने, आत्ममुग्ध हो जाता कि आत्ममुग्धता जो है ना, प्रगति में बड़ी बाधा है। जहाँ पे आत्ममुग्धता आई और लिखा, ये सोचा किसी ने कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो वहीं पे आपकी प्रगति को अवरुद्ध हो जाती है जी। तो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, थोड़ा शिल्प का ज्ञान हो तो रचना जरूर अच्छी होगी, जो पाठकों को प्रभावित भी करेगी जी। तो ये जो डिजिटल सामग्री आने लगी है, जो किंडल में और ऑडियो बुक्स वगैरह, इससे क्या लगता है कि साहित्य का उन्नयन होगा या इसमें क्षरण होगा? नहीं, डिजिटल एक अपनी जगह है, जैसे टेक्निक बढ़ रही है, तमाम टेक्निक विकसित हो गई है, तो उसके अनुसार वो डिजिटल हो रहे हैं और प्रसारित भी इसमें आ रहा है, ये पत्रिकाएं छप रही हैं और ये उपन्यास सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आनंद एक किताब को लेकर पढ़ने में वो कहीं नहीं है और लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है, किताब खरीद पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है और अच्छी किताब यदि दे भी तो पढ़ना नहीं चाहते लोग, तो सब जल्दी में है, कुछ ऐसा लगता है। और जबकि अपने हमारे समय में तो ऐसा था कि कोई किताब मिल जाए तो अपने को लगता था कि बहुत बड़ी अमूल्य निधि मिल गई है, तो जब तक उसको पढ़ना ले मन उसी में रखा रहता था और आज भी वही आदत है, अच्छी किताब मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। और डिजिटल वर्क क्या है, उतना सब लोग उससे नहीं जुड़ सकते, एक तो हर एक को टेक्निक का ज्ञान नहीं रहता, बहुत से जो है सीनियर वरिष्ठ जो है वो नहीं जुड़ पाते, नहीं समझ पाते, देखने की दिक्कत होती है, या वो जो भी तमाम टेक्निकल वो है अवरोध उनके सामने आ जाते, तो चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते जी। तो शॉर्टकट सा लगता है हमें, जो किताब को हाथ में लेके उस किताब की खुशबू, उसके सौरभ को महसूस करके अलग ही मजा है उसका अलग ही आनंद है, मतलब अलौकिक आनंद है जी। तो पाठकों की जो आदत है कम पढ़ने की या कम जुड़ने की, इसके विकास के लिए लेखक और प्रकाशक को कैसे प्रयास करना चाहिए? क्या रोल प्ले होना, लेखक की जरूरत कहाँ तक है उसके साथ जुड़ने की? प्रसार तो करते ही हैं प्रकाशक, ऐसी बात नहीं है, वो करते हैं और अच्छी पुस्तकों की मांग भी रहती है, पर अधिकांश क्या हो रहा है कि लोग छपवा लेते हैं तो बस वो उनके घर में ढेर लग गए, या तो आप गिफ्ट में देते रहिए या फिर मार्केट नहीं मिलता उन्हें बिक्री का। तो ऐसी बहुत सी किताबें जो है जो बहुत मन से और श्रम साध्य है, लिखी है बहुत मेहनत से, पर वो बहुत लोगों से नजर पे आ नहीं पाती, न बिना पढ़े रह जाती है। तो एक किताब का कैसा दुर्भाग्य जो किसी के हाथों से ना गुजरे, कोई बताया क्या हो? बड़ी मतलब दुर्भाग्य है पुस्तक का, लेकिन इसमें लेखक का कितना रोल होना चाहिए? अब लेखक ने तो लिख दिया, तो वो अपनी तरफ से क्या प्रयास करे ये समझ में नहीं आता। ये अगर प्रकाशक थोड़ा मार्केटिंग करें और लाइब्रेरियों में पहुंचाए, जैसे तमाम पुस्तकालयों में जाती हैं किताबें, वहां भेजे, थोड़ी कुछ व्यवस्था करें, कुछ लेखक भी अपने प्रयास से अपने जितने संपर्क सूत्र है उनसे किताबों को देने के लिए कहें, पर लोग लेते नहीं है, पता नहीं कैसी प्रवृत्ति हो गई है अब। नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ये प्रक्रिया हमारे संज्ञान में जो जो आया है, तो जब जब हमारे लेखकों ने थोड़ा सा प्रयास किया अपने सर्किल से शुरू करने का, तो वहाँ बहुत अच्छी जो रिजल्ट आया, बहुत अच्छा परिणाम आया, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया मिली ना लोगों को। क्योंकि ऐसा होता है कि पुस्तक का रिकॉग्निशन अगर आपके लेखक के आसपास के सर्किल से शुरू होता है तो दो प्रकार के फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आदमी कहता है देखें क्या लिखा है इसने, दूसरा ये कि अगर वो नहीं जानता समझता उसको तो कहेगा अरे यार ये तो बड़े विद्वान लोग हैं, कितनी अच्छी किताब लिखी है।
तो वहां रिकॉग्निशन फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो सबसे लास्ट है। तो मेरे को लगता है कि अगर दोनों लोग मिलके काम करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो ज्यादा अच्छे मतलब परिणाम अच्छे आएंगे। जी। लेकिन लेखकों का मैंने इतनी उदासीनता देखी है कि वो 5 किताबें ऑथरशिप वाली हमको दे दीजिए, बाकी क्या करना है। मैं समझाया लोगों को, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने समझाया जैसे लोगों को कि भैया, प्रकाशक तो है, सभी लोग प्रकाशक तो है अमेज़न में या कहीं जो ऐसी है साइट उनमें भेज रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, पर अब वो खरीदने वालों की प्रवृत्ति क्या है, नहीं खरीदना चाहते। कुछ ऐसा हो, नहीं दीदी, नहीं लेखकों में ऐसी एकता हो जाए कि आप अपनी आप हमारी खरीदें, हम आपकी खरीदें। कुछ ऐसे संग्रह है जो एक दूसरे की किताबों को खरीदें, चाहिए ऐसा। पाठ्यक्रमों में दें। इस तरह कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति चाहते हैं। प्रश्न यूं है कि साहित्य में सृजन के अलावा आपके कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, क्या क्या हॉबीज हैं, घूमने फिरने की, संगीत सुनने की, वगैरह वगैरह जो भी। नहीं, साहित्य के अलावा मुझमें जो अभिरुचि है, फिर से कहिएगा प्लीज। मेरा ये कहना था कि साहित्य लिखने के अलावा आपके कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, हॉबीज जिन्हें कहते हैं। सबसे पहले तो संगीत, संगीत से बहुत प्रेम है, गाने से बजाने। मैं हारमोनियम, तबला, ढोलक सब बजा लेती हूँ, अच्छी तरह बजा लेती हूँ। मतलब ऐसी के काम चलाओ, किसी के सामने उसमें नजर नीची नहीं होनी पड़ेगी कि गलत बजाया या सही बजा। तो ये सब गाना बजाना, इसमें मेरी रुचि है। और सबसे बड़ी मेरी रुचि है पुस्तकों में। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, जहाँ से जो भी अच्छी मिलती है, चाहे उपन्यास हो अथवा कविताओं की किताब हो, आलेख हो अच्छे, ललित निबंध हो, संस्मरण हो, सभी विधाएं हैं वो हमें बहुत परम प्रिय है और मैं बहुत पढ़ती हूँ। और इसके अलावा तो हम लोगों की तो ये बीती ही रहती है अच्छा भोजन बनाना। तो उसकी मुझे मेरा इंटरेस्ट है कि मैं खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के सबको खिलाऊं। तो अगली विजिट में आपके हाथ के पकवान खाने हैं। हमारे जितने भी आसपास आदमी हैं सब हमारे पास आके हमारे व्यंजनों का आनंद उठा चुके हैं। तो ये भी एक अंत में आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आपने अनुभव के आधार पर, जो आपने इतना गहन अनुभव प्राप्त किया है और इतनी विधाओं में काम किया है, इन सब चीजों के आधार पर आप नवोदित लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे। नवोदित जो नव रचनाकार हैं उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि बहुत एकदम प्रसिद्ध होने की हड़बड़ी न करें, अच्छा अध्ययन करें, श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें, और जितना श्रेष्ठ पढ़ेंगे उतना ही लेखन में निखार आएगा। ठीक बात है। मतलब जैसे कि बहुत से बच्चे हैं फिक्शन के पीछे भागते हैं, तो वो भी एक अपनी विधा है, लेकिन इसके बावजूद वो जीवन की विसंगतियों का, विषमताओं का, संसार की युक्ति पीड़ा का कुछ अभिव्यक्त करें, चाहे कोई भी विधा हो। पर क्योंकि चाहे कविता हो या इसकी निष्पत्ति होना चाहिए, भाव का समझना चाहिए, क्योंकि जब रस की तो उसके लिए अभिव्यंजना भी आवश्यक है। जब आप भावों की सटीक अभिव्यंजना करेंगे और उसको लिखने का कौशल प्राप्त कर लेंगे। अब लिखने का कौशल कैसे आएगा? अभ्यास से आता है और इसके अतिरिक्त अच्छा पढ़ने से आता है जी। और ऐसा लिखे तो शायद पाठक या सुना के दिल में उतर जाए जी। ऐसा मतलब क्षमता रहे, शिल्प विन्यास हो और सटीक भावों का रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति ऐसा प्रयास करें
यही मेरा नव लेखक है या नवरचनाकार है, उनके लिए यही मेरा संदेश है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा विचार विमर्श का ये सत्र समाप्त होता है। आपने बड़ी बेबाकी के साथ में सारे प्रश्नों का जवाब दिया और बड़े लाभान्वित होंगे जो लोग सुनेंगे, क्योंकि आपका अनुभवजनक ज्ञान है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी गज़ल आपने जो हिंदी में लिखी है, उस शब्दों को देख करके, उसके भावों को देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे महादेवी वर्मा को सुन रहा हूँ। तो वो मेरी मेंटर हैं, तो मुझे आपके गज़लों में, गीतों में वही आनंद आया। बहुत बढ़िया रहा। आपका भी बहुत बहुत आभार कि मुझे ऐसे योग्य समझा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी रचनाकार हूँ, लिखती जरूर हूँ, बहुत समय से, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मुझे लिखना अच्छा लगता है, कुछ भाव मन में उठते हैं तो बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत अच्छा लिखती हैं। हमारे पास तो सब प्रकार के लेखक और रचनाकार आते हैं। अभी शेष रहेगा हमेशा, पर तो भी थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ। और मैं अभी अपने आप को मतलब नहीं समझती हूँ कि आपने ये मेरी परम सौभाग्य की बात है। और आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि आपने मुझे इतना अपनी बात कहने का अनुस्वार मंच की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ ये कामना करते हैं कि ऐसे सत्र समय समय पर होते रहें, तो आपके अनुभव का हमें फायदा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।